नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 15 फेब 2021 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उस समय वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज फाइनली अपन देखने वाले हैं 15 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल जो 40 जीके के सवाल है, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और 15 फेब की दोनों शिफ्ट की आपको पीडीएफ फाइल एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और रिंकू भाई हैं, इन्होंने लगभग सारे सवाल 38 सवाल एक साथ भेज दिए। बाकी इन सभी के सहयोग से ये सारे सवाल मिल चुके हैं। तो सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, अदर जो भी एग्जाम्स हैं, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं टाइम कम मिलता है। अभी जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि हमारे सवाल मिस हो गए। कारण क्या कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स हैं वो एक ही पास के अंतर्गत आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कोड दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत एक वर्ष की वैलिडिटी में आपको मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो 15 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल है, देखिएगा सवाल। निम्नलिखित को सही ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर वर्ष के अकॉर्डिंग कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो ऑप्शन देखिएगा, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण है। इससे पहले भी एनटीपीसी में आ चुका है। तो ये आक्रमण हुआ था 1739 में। उसके बाद एक घटना है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में हुआ था ये पानीपत का तृतीय युद्ध। फिर बात करूं, एक हुमायूं के युद्ध के बारे में दिया गया था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी वाला मामला था जो बंगाल से, वो दिया गया था। तो इन सभी के अपन सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूं। जैसे कि वैसे घटना के आंसर के सवाल की बात करें तो सबसे पहले ये हो जाएगा हुमायूं के जितने भी युद्ध हुए हैं, क्योंकि 1556 तक हुमायूं रहे थे। तो ये सबसे पहली घटना हो जाएगी जो भी युद्ध हुए हुमायूं की। उसके बाद आपके हो जाएगा नादिर शाह का भारत पर आक्रमण है वो कि 1739 हो जाएगा। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761 है। और जो दीवानी मामला है ये एनटीपीसी में इससे पहले भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये घटना है 1765 की, जो कि सबसे लास्ट में आ जाएगी आपकी। और अब मैं आपको बता देता हूँ सभी की एक एक करके। जैसे कि बात करें जो मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, किसका आक्रमण हुआ था, तो ये नादिर शाह का हुआ था 1739 में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो नादिर शाह कहाँ के थे, तो ये फारसी ईरान से थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। एक जो युद्ध हुआ था उसका नाम है करनाल का युद्ध। आपको पूछ ले करनाल का युद्ध किन के मध्य हुआ है, तो ये हुआ दोस्तों नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। 24 फेब 1739 को हुआ था। और ये 3 घंटे तक सिर्फ युद्ध चला था। और इस युद्ध में पर्शियन सम्राट है जो कौन, नादिर शाह ने मुगलों को पराजित कर दिया था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब देखिए एक युद्ध था आपके पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और लोदी के मध्य। द्वितीय हुआ था 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू जो आदिल शाह सुर के सेनापति उनके मध्य। तृतीय युद्ध जो ऑप्शन में था 1761 में हुआ था 14 फेब 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। एक आपके ऑप्शन में जो था कि बंगाल की दीवानी है, ये आपको पता होना चाहिए। मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की थी जो 1765 में। कब, 1765 में, जो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लास्ट घटना है। अब देखिए हुमायूं की बात करें तो कौन सा युद्ध है वो ऑप्शन में स्टूडेंट नहीं बता पा रहे थे, एग्जिट क्या था, आप कमेंट करके बता सकते हो सेकंड सेट वाले। तो हुमायूं के प्रमुख जो 4 युद्ध हुए हैं, ट्रिक याद कर सकते हो, देवरा, चोर, बासर। तो देवरा का युद्ध हुआ था प्रथम जो 1531 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। फिर बिलग्राम का हुआ है 1540 में। उसके बाद सर हिंद का युद्ध। तो हुमायूं का शासनकाल माना जाता है 1530 से, 2 बार हुआ था ये 1556 तक। और देखिए यहाँ पर देवरा के युद्ध की बात करें तो ये हुमायूं और अफगान के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अफगान की तरफ से कौन थे, महमूद लोदी थे। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किन के मध्य हुआ था, तो ये शेर खां और हुमायूं को यहाँ पर पराजित हो गई थी, हुमायूं हार गए थे। और बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो 1540 में हुआ था। इसमें भी हुमायूं
हार गए थे और शेर खान जीत गए थे। फिर लास्ट एक युद्ध हुआ था सर हिंद का युद्ध, जो कि 55 में हुआ था और 1555 में, और इस युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, काफ़ी बार एग्जाम आता है, हुमायूं की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, जिसका हुमायूं नामा है, इसकी रचना की थी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने, ये आपको पता होना चाहिए। तो हुमायूं के जितने भी युद्ध है 1531 से 1555 तक हुए हैं, और इसमें आपकी जो हुमायूं के युद्ध था तो वो हो जाएगा सबसे पहले, जो कि 1555 में। उसके बाद 1700 वाली घटनाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल देखिएगा यहाँ पर, लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो क्या है, ये आपको पूछा गया है। लैक्टोज आप कह सकते हो हिंदी में असहिष्णुता। तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपके शरीर को दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो पचाने में, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती हैं, और ये कहलाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज है और गीगाहर्ट्ज है। क्या ऑप्शन थे, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 2015 में हुआ था, पूछ लिया किस शहर में ये हुआ था शुरुआत। 2015 में प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की जो शुरुआत हुई वो नई दिल्ली की IIT दिल्ली परिसर में हुई थी 4 सितंबर 2015 को। अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं तो 2019 में हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कहां पर, कोलकाता में आयोजित हुआ है 2019 में 5 से 8 नवंबर 2019 को, जो कि 5वां एडिशन है। छठा एडिशन है 2020 को, ये वर्चुअल हुआ है, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, PSU कंपनी से संबंधित क्या सही नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे। ये सार्वजनिक है, पब्लिक है तो सार्वजनिक तो होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फिर राज्य सरकार का भी इसमें स्वामित्व रहता है, केंद्र सरकार की भी अलग अलग होती है, जैसे कि राज्य सरकार की होती है उसे SLP बोला जाता है, स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस हो जाएगी, और ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो जाएगी CPSU, जो कि ये सेंट्रल लेवल की रहती है। तो और चौथा ऑप्शन क्या था, वो आपके करेक्ट हो सकता था, जो अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो ये ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन से हैं, और डिविना मलोम को दिया गया है, ये कैमरून देश से हैं, और ये पुरस्कार दिया जाता है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा, और 2019 में 4 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को दिया गया है। ग्लास को कवर करने से, ढकने से मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है, तो मोमबत्ती के बुझने का कारण क्या है। देखिए मोमबत्ती जलती क्यों है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तभी वो जलेगी, और उसको ढक देंगे तो ऑक्सीजन है जितनी भी उपयोग हो जाएगी, उसके बाद उसको CO2 ज़्यादा हो जाएगी, CO2 बुझाने का काम करेगी, तो CO2 की अधिकता या फिर ऑक्सीजन की कमी समाप्त हो जाने के कारण वो बुझ जाती हैं। अगला सवाल देखिएगा, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी इससे पहले पूछा हुआ, NTPC में इससे पहले पूछा था कि कोलकाता में किसका मुख्यालय है, जहाँ पर ऑप्शन में था आपकी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज उल्टा पूछ लिया कि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और जो BSI बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में हुई थी। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट की बात करूँ तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछ रहे तो ये लखनऊ में है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसका जो अंतिम सदस्य देश, WTO के टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं, तो अंतिम जो 2016 में 164वां सदस्य देश कौन सा बना है, ये आपको पूछा था, तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य देश बना है। फीफा वर्ल्ड कप में शुरुआत से लगातार, जब इसकी शुरुआत हुई थी फीफा वर्ल्ड कप की 1930 में हुई थी शायद, देखिएगा यहाँ पर 1930 में हुई थी, तो इसकी शुरुआत से लगातार अब तक सर्वाधिक बार ऐसी कौन सी टीम है लगातार भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है फीफा वर्ल्ड कप में, तो वो हो जाएगी आपकी ब्राजील है। एकमात्र ऐसी टीम है सभी देशों में से, ये एकमात्र ऐसी टीम है जो सभी 21 टूर्नामेंट में भाग लिया है लगातार अब तक जितने भी हुए हैं। उसके बाद जर्मनी 19 है, फिर स्पेन, इंग्लैंड है, ये आपके 15 टूर्नामेंट में भाग लिए हैं। देखिएगा मैं बताऊँ आपको 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला है। इससे पहले 2018 का जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आप कहेंगे रशिया में हुआ था। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था, जिसमें चैंपियन टीम फ्रांस रही है, उसके बाद रनरअप टीम रही है क्रोएशिया, तीसरे स्थान पर बेल्जियम रही है। उसके 2022 में तो कतर में होगा, नेक्स्ट 2026 में जो होने वाला है वो 3 है, कनाडा, मैक्सिको और US में होने वाला है।
प्रथम 1930 में हुआ था। उरुग्वे में 16 टीमों ने भाग लिया था, अभी वर्तमान में 32 टीमें भाग ले रही हैं। सबसे अधिक बार विजेता आपको पूछ ले तो ये भी ब्राजील हो जाएगी, 5 टाइटल इनके नाम हैं। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई है? बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी ये बुक्स आई है तो मैंने बताया अरबी भाषा में लिखी गई है। अल बरूनी की पुस्तक है, नाम है किताब उल हिंद। गगन की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो गगन हो जाएगा आपके जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, गगन की फुल फॉर्म है, जो कि मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान है। भारत का नाम है गगनयान और ये अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सक्षम है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो एयर टू एयर वाली जो मिसाइल आपको पूछा, इसमें अस्त्र करेक्ट हो जाएगा। ये भारत की प्रथम एयर टू एयर मिसाइल है जो भारत के द्वारा विकसित की गई है। और मैं बात करूं अन्य ऑप्शन की, जैसे कि ब्रह्मोस है, प्रहार है, धनुष है। तो ब्रह्मोस है, ये एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है, किसके द्वारा विकसित है, कौन से 2 देश के द्वारा? तो रशिया के द्वारा, साथ ही साथ रशिया की है एनपीओ और भारत की है डीआरडीओ। इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है। ये मीडियम रेंज की है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये फास्टेस्ट है, सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड की। ऑप्शन में आपकी एक प्रहार भी था, तो प्रहार है सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी प्रहार। फिर एक ऑप्शन आपकी धनुष था, तो धनुष से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ, देखिए एग्जाम में सवाल आ जाए, धनुष है वो कौन सी मिसाइल का नौसैनिक एडिशन है, नेवल एडिशन कौन सी मिसाइल का? तो याद रखना पृथ्वी 3 का, पृथ्वी ऑप्शन में होगा आपके कि धनुष कौन सी मिसाइल का नेवल एडिशन है, नौसैनिक संस्करण, तो आप कहेंगे पृथ्वी का है। तो ये सतह से सतह पर मार करती है पृथ्वी वाली मिसाइल, इसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिएगा, रत्नावली पुस्तक के ऑथर कौन है? रिपीटेड सवाल है। 3 प्रमुख पुस्तकें जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखित हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो आपको रत्नावली पूछा था, हर्षवर्धन करेक्ट हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? प्रथम गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो गांधी शांति पुरस्कार, एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। तो गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में और इंदिरा गांधी को हुई थी 1986 में। दोनों ही अलग अलग हैं, इंदिरा गांधी की 1986 से हुई है और उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार की हुई है 1995 में। आपकी करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछ ले प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप कहेंगे जूलियस नेरेरे को दिया गया है, जो तंजानिया से है, 1995 में दिया गया है। और मैं बात करूं इसकी शुरुआत है वो 1995 में तो हुई है, तो 1995 में क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का 125वीं जयंती वर्ष थी, उसकी याद में 1995 में पूछ ले कि कौन सी जयंती थी गांधी जी को? 1995 में 125वीं जयंती थी और रिवार्ड इसमें दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का रिवार्ड मनी दी जाती है। और मैं बात करूं गांधी पीस प्राइज की लेटेस्ट करंट अफेयर से 2018 में किसे अवार्ड दिया गया? एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार 2018, ये 9 फेब प्रथम शिफ्ट में शायद सवाल था। योहेई सस्कावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान से हैं। इनको गांधी पीस प्राइज 2018 दिया गया है। 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को यह अवार्ड दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। प्रथम अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया है। लेटेस्ट की बात करें तो 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है, 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, 2017 में मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, राज्यपाल का एक आर्टिकल भी दे रखा था। तो इनमें से ऑप्शन ए आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। पता होना चाहिए कि राज्यपाल की योग्यता में राज्यसभा न होकर राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हैं, ये योग्यता रहती है। और बात करूं यहाँ पर मैं आर्टिकल की, बाकी आयु वाला तो सही है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, जैसे कि आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है, राज्यों के राज्यपाल का। और फिर आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास में। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, जैसे कि यहाँ पर। और आर्टिकल 156 में इनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 157-58 में और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। अगला सवाल देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 1974 का जो भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ,
हूँ 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत है भारत बांग्लादेश के मध्य भूखंडों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये है 2015 में 28 मई 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 119वें संविधान संशोधन ये बिल है। उसके बाद एक्ट बना है, अधिनियम 100वां हो जाएगा और ये आपके बिल पूछ ले तो 119वां विधेयक है। तो 2013 में बिल आया था जो पास 2015 में हुआ है और ये विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता से संबंधित हो जाएगा। आपको पूछ ले 101वां संविधान संशोधन है तो जीएसटी वाला हो जाएगा 2017 में। 102वां संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन अभी लेटेस्ट 104वां है ये भी दिसंबर एंड में हुआ था 2019 में, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में जो SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी है 2030 तक है और एंग्लो इंडियन का लोकसभा में पद है वो एक तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया है। हिमालय का कौन सा जो पास है दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। कौन सा हिमालय का दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन दिए गए थे। देखिए नीति दर्रा है ये जोड़ता है उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला ये हिमालय का दर्रा है। माना दर्रा है ये भी जोड़ता है। इसका अन्य नाम क्या है माना दर्रा का, तो इसका है चिरबितिया ला या फिर डोंगरी ला भी इसे कहा जाता है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपू लेक भी उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुरुंग शहर को जोड़ता है। एक ऑप्शन में था शिप्की ला जो कि उत्तराखंड में नहीं है, तो ये हिमाचल प्रदेश में करेक्ट हो जाएगा, नहीं जोड़ता है। ये भी हिमालय का दर्रा लेकिन ये उत्तराखंड को तिब्बत से न जोड़कर ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है जो योजना स्टार्टअप इंडिया है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 16 जनवरी 2016 को अरुण जेटली के द्वारा, वित्त मंत्री उस समय, तो इनके द्वारा 16 जनवरी 2016 जो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया। देखिए घोषणा पहले हो गई थी, घोषणा पूछ ले तो 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी झंडा आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में अपने भाषण में इसकी शुरुआत की मतलब घोषणा की थी। और पूछ ले इसका संचालन है क्रियान्वयन है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। ये उद्यमशीलता स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। अगला सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए हैं, तो ये 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले ये राज्यसभा में पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को प्रेजेंट हुआ और उसी दिन पास हो गया। नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है, जो पुनर्गठन का मतलब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हुआ है, तो इनसे संबंधित लोकसभा में ये पास हुआ है 6 अगस्त 2019 को, राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को। फिर ये जो आपके बिल एक्ट बना है मतलब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं वो कब किए हैं, ये आपको पूछा गया है जो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है पुनर्गठन विधेयक में क्या, तो इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया है। और पूछ लें कि जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना या फिर लद्दाख कब बना, तो ये जो पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था ये प्रभावी हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, आपको आंसर हो जाएगा। उस समय ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम आता है, लद्दाख जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश उसमें कितने जिले, तो आप कहेंगे 2 जिले हैं, कारगिल और लेह है, 1 लोकसभा सीट है। जम्मू कश्मीर में पूछ लें जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, 5 लोकसभा 4 राज्यसभा और 114 विधानसभा सीट है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, तो ये ऑप्शन दिए गए थे आपके जैविक घटक में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधे हैं। तो जैविक में आपके ये पेड़ पौधे आ जाएंगे जैसे कि जंतु हो गए, मनुष्य है, वनस्पति, सूक्ष्म जीव जैविक है। बाकी जो ऑप्शन में अजैविक कारक हो जाएंगे आपके सूर्य का प्रकाश है, जितने भी ऑक्सीजन गैसेज, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, पानी, मिट्टी, खनिज, ताप वगैरह ये सारे हो जाते हैं अजैविक में। अगला सवाल देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय, बायोमास, जैव ईंधन ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। पूछ लें गैर नवीकरणीय कौन सी, तो इनके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोलियम वगैरह गैर नवीकरणीय। न्यूटन की गति के किस नियम के अंतर्गत हैं, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो इससे पहले भी एनटीपीसी में आया था कि कौन सा फॉर्मूला रहता है उसके लिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि संवेग में परिवर्तन की दर मतलब आपकी संवेग P/T है वो किसके इक्वल रहेगी, तो बल के इक्वल रहेगी। ये हो जाएगा आपके संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। तो F बराबर ma कहाँ से आ जाएगी, तो F बराबर क्या बता रहा है, P/T बता रहा है। P संवेग क्या होता है, संवेग है सहती गुणा वेग ही तो होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, और बट्टा में T करेंगे। अब देखिए वेग बट्टा समय क्या हो जाएगा आपके, तो आप कहेंगे ये दूरी हो जाएगी, दूरी तो होगी, इसका गुणा में होगी, ये आपकी वेग बटा समय त्वरण हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से आपके निकल के आ जाएगा F बराबर
MA। और ये हो जाएगा, आपको पूछा था कौन सा नियम है, गति का द्वितीय नियम है जो बताता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो पूछा था कौन सा नियम है, गति का सेकंड लॉ। अब देखिए ये गति के समीकरण अलग है, नियम अलग है, तो समीकरण आप देख सकते हो। प्रथम है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड है, फिर ये तीसरा है। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है कि नंबर, भारत के राज्य के कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे समय तक पद पर रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे, पता होना चाहिए सभी को। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग रहे हैं, सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं पवन कुमार चामलिंग हैं। 24 वर्ष 165 दिन इनका सबसे लंबा कार्यकाल है ओवरऑल रिकॉर्ड में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में। अगला सवाल है कि महासागरीय घटना जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है। तो ये चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ज्वार भाटा आता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ज्वार भाटा है कब आता है, कौन सा, तो जब समुद्री जल ऊपर उठता है, ऊपर आता है तो उसे ज्वार कहेंगे, टाइड, और जब नीचे आता है तो भाटा कहलाता है। कारण क्या है कि चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, जिसका कोई ठोस प्रभाव नहीं रहता है जमीन पर, लेकिन समुद्री हलचल हो जाने के कारण यहाँ पर ज्वार भाटा आ जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं ज्वार भाटा के रिगार्डिंग, जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्य 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। अब देखिएगा स्प्रिंग टाइड है ज्वार भाटा में, बहुत बार इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। एक तो ये नेप टाइड पूछा जाता है, निम्न ज्वर और उच्च ज्वर है। तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वर आता है, एनटीपीसी में आ चुका सवाल है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आता है, जो बृहद ज्वार है, स्प्रिंग टाइड उसे कहा जाता है, जिसमें ज्वार की ऊंचाई है वो उच्च, मतलब क्या हो गया, सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचाई से। निम्न ज्वार है ये जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण है 90 डिग्री पर रहेंगे तीनों, उस केस में आपकी निम्न ज्वर हो जाएगा, इसमें 20% कम होगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रकाश के सामने किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के आने पर उसकी परछाई कैसे बनती है। तो प्रकाश के सामने पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए थे। आई थिंक अपारदर्शी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बाकी देखिए पारभासी का क्या मतलब होता है, कि जिन भी कैंडिडेट को पता नहीं बता दूं, पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि कागज पर आप तेल लगा रहे हो तो आप अस्पष्ट रूप से देख पाओगे, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, या फिर पॉलीथीन से देखने पर, तो ये पारभासी होते हैं। और अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापा जाता है। कुछ इस टाइप से ये सवाल रिपीट हो गया, इससे पहले मैंने बताया था। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट बता रहे हैं, वैसे ये मेगाहर्ट्ज वाला था सवाल। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सप्लोरर दिया गया था, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर है, न कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर इसका नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। सफारी है ये एप्पल के द्वारा, ओपेरा भी हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सभी ब्राउजर हैं। अगला सवाल, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। जिन भी कैंडिडेट को पता होगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 150वीं जयंती मनाई गई थी 2019 में, और इनके जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आपको पूछा गया है। तो नैरोबी केन्या में इनका मुख्यालय है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, स्थापना 5 जून 1972 को हुई है। और वर्तमान में इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो वो है इंजर एंडरसन, डेनमार्क से। अगला सवाल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश की सबसे स्वच्छ राजधानी, या फिर इस टाइप से ये पूछा गया था एग्जैक्ट की स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 बार 2017, 18, 19 में सबसे स्वच्छ राज्य की राजधानी कौन सी है, वो भोपाल हो जाएगी। लगातार 3 वर्षों के लिए भारत का सबसे साफ राज्य की राजधानी स्वच्छ शहर रहा है, राजधानी रही है 2017, 18, 19 में। आपको पूछ रहे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, तो लगातार इंदौर ये रिकॉर्ड अपने पास रख रहा है। छत्तीसगढ़, ये 2019 के आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड है, ये 2019 की बात हो रही है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद है, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन है। 2020 में आप देख सकते हो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का जो इंदौर सिटी है वो लगातार 4थी बार 2020 में टॉप आया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा यहाँ पर इंदौर को मिला, उसके बाद सूरत, फिर नवी मुंबई। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। 100 से अधिक शहरों वाले सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ मेगा सिटी अहमदाबाद है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी है। 100 से कम शहरों वाले में सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड हो जाएगा। और सबसे तेज बदलने वाला सेल्फ सस्टेनेबल स्वच्छ राजधानी शहर फिर भोपाल हो जाएगा। सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की पूछ रहे तो नई दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली और NDMC है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया, ओके।
अगला सवाल, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? तो ये आपकी हो जाएगी नवरत्न, जो टोटल 14 कंपनी, इसमें एक ऑयल इंडिया लिमिटेड भी है। बाकी आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी नवरत्न कंपनी हैं। 10 महारत्न है, 2 नवरत्न है, तो नवरत्न में ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है। कंटेनर है, ये सभी नवरत्न में आ जाएगी। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, नेशनल एल्यूमिनियम वाली, एनबीसीसी, एनएमडीसी, एनएलसी, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस है, राष्ट्रीय इस्पात निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये सभी नवरत्न हैं। पूर्व का वेनिस किस सिटी को कहा जाता है? वैसे 3-4 सिटी को पूर्व का वेनिस बोला जाता है। ऑप्शन में आपके उदयपुर था, करेक्ट हो जाएगा। पूर्व का वेनिस में क्या है? सबसे ज़्यादा झील और नहर है, कैनाल है, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर राजस्थान में भी नहर रहती है, मतलब झीलें बहुत ज़्यादा हैं। और आलापुड़ा इसमें केरल में है ये, और ये सिटी भी इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी काफ़ी लेक है इस कारण। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ पर हुए? तो नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जिसमें प्रथम रैंक हरियाणा की रही थी। और कौन से स्टेडियम में हुए? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंडोर वाले इंदिरा गांधी इंडोर में हुए थे स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की बात करूं तो ये गुवाहाटी असम में हुए हैं। प्रथम रैंक महाराष्ट्र की, सेकंड हरियाणा की, तीसरी दिल्ली की रही है। इससे पहले 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुए थे, और 2018 में ये सबसे पहला एडिशन है खेलो इंडिया वाला, ये नई दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, 2020 वाला आपको याद रखना, गुवाहाटी में, 19 में पुणे में, और प्रथम नई दिल्ली में। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ कौन है? थोड़ा सवाल में डाउट है। एक स्टूडेंट ये बताए कि टाटा एआई लाइफ लिमिटेड के एमडी। स्टूडेंट कंफ्यूज है, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या था। ये एयर इंडिया का पूछा था या फिर एआईए का पूछा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ की बात करें तो वो आलोक सिंह हो जाएंगे, और एयर इंडिया के जो चेयरमैन है वो राजीव बंसल हैं। और टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड हैं, इनके एमडी और सीईओ है वो नवीन हो जाएंगे, नवीन तिल्यानी। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज किसका अधिक है? मतलब कितना है परसेंटेज? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो शहरी नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है वो आपकी 31.16% आपको पूछा था। नगरीय जनसंख्या कितने परसेंटेज है? 31.2 या फिर 16% हो जाएगा। टोटल 121 करोड़ में से 37.76 करोड़ है नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या है वो 68 पॉइंट, बाकी 84% ग्रामीण है, 83.28 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2018 में लॉन्च की गई एक स्कीम है, योजना है, जो पोर्टल है परिवेश पोर्टल की आपको फुल फॉर्म पूछी गई तो प्रो एक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है परिवेश की, जो 2018 में लॉन्च हुई थी। 10 अगस्त 2018 जो विश्व जैव ईंधन दिवस है उनके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा विकसित है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ये परिवेश एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सिंगल विंडो एकल खिड़की पोर्टल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कुछ इस टाइप से ऑप्शन में थी, साबरमती, लूनी, गोदावरी, कृष्णा है। वैसे लूनी भी गिरती है कच्छ के रण में, तो साबरमती यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। बाकी अरब सागर में ये लूनी भी आ जाती है, लूनी, साबरमती है, माही, नर्मदा, ये सभी नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरने वाली हैं। और अरब सागर में भी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है उसमें ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती समानता। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? रिपीटेड सवाल पता होना चाहिए। कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो अपन पढ़ सकते हैं वो वाली लैंग्वेज है, उसको कोडिंग में मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है, तो वो कंपाइलर के द्वारा की जाती है। इंटरप्रेटर का काम भी कुछ इस टाइप से होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीनी में बदलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो इंटरप्रेटर है वो एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से, जैसे कि पूरा सेंटेंस है तो अलग अलग वर्ड बाई वर्ड वो मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, और कंपाइलर पूरा सोर्स कोड है वो एक साथ पूरा पेज ट्रांसलेट कर देगा। तो दोनों में ये अंतर है। एक असेंबली भी होती है, तो असेंबलर का कार्य रहता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अंतिम सवाल दिखेगा, विदेशी बाजार में मेक इन इंडिया लेबल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देने और बनाने के लिए एक स्थापित ट्रस्ट है IBEF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन हो जाएगी, जो कि विदेशी बाजार में मेड इन इंडिया लेबल को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो ये ट्रस्ट है इंडिया ब्रांड इक्विटी
फाउंडेशन है जो कि 2003 में स्थापित किया गया था। एक सवाल मैंने कहा रिपीट हो गया था, तो इस टाइप से ये आपके 40वां हो जाएगा। कौन सी अधातु है, तो इस टाइप ऑप्शन दिए गए थे। सल्फर अधातु है, बाकी सभी धातु हैं। एक आपकी ये भी था निम्न में से भिन्न कौन सा हो जाएगा ओड से, तो घूमर, भांगड़ा, गरबा इसमें समझ में नहीं आ रहा, सारे अलग ही लग रहे हैं क्योंकि घूमर आपको पता है राजस्थान के, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का। चौथा क्या ऑप्शन था, और एक ही रीजनिंग का केरल, तिरुवनंतपुरम हरियाणा का दिया गया था। मतलब ये राजधानी दे रखी है तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ है, और एक ही राजधानी सीधा गांधीनगर गुजरात है तो शिलोंग है। ये किसकी राजधानी है, गुजरात की है, तो शिलोंग किसकी है, तो ये मेघालय की हो जाएगी। तो इस टाइप से मैंने सभी सवाल बता दिए हैं। और बाकी जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था 15 फेब को सेकंड शिफ्ट में, कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना है। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो, टीटीजी की से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।